नमस्कार। यूपी पीसीएस 2024 के पेपर का संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में आपको दिया जाएगा और ये वीडियो आरओ एआरओ वाले ज़रूर देख लें, क्योंकि आरओ एआरओ की जो परीक्षा देने वाले हैं और यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो है। और इससे आप अपनी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो पैटर्न आयोग ने बदला है उस अनुरूप आपको कैसे तैयारी करनी है, इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिल सकता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है, किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं, कितने प्रश्न आसान थे, कितने प्रश्न कठिन थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किस टाइप के कितने प्रश्न आए थे। यानी जो विभिन्न कूट रचित वाले प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं, कथन कारण वाले प्रश्न हैं, सुमेलन वाले प्रश्न हैं, मिलान वाले प्रश्न हैं, उनकी संख्या कितनी थी, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सके कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल या दोनों को मिक्स करके कंबाइंड करके कितने प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कितने प्रश्न फैक्ट से ही काम चल जाएंगे, उन सब को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए, खासकर आरओ एआरओ वाले, चूँकि परीक्षा बिल्कुल निकट है और बहुत ही सुनहरा चांस है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आए। देखिए, करंट अफेयर्स से एज यूजुअल, जैसे कि हर साल सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या करंट अफेयर्स से ही रहती है, वैसे ही इस बार भी रही। 28 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए। फिर उसके बाद इतिहास से 25 प्रश्न आए, और इतिहास से जो 25 प्रश्न आए थे उसमें वही ट्रेंड रहा कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ओके, करंट अफेयर्स, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स से जो प्रश्न आए थे वो काफ़ी पुराने पूछ लिए गए थे। सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स आया था। तो ऐसा मेरा मानना है कि संभवतः जो आयोग ने अक्टूबर में एग्ज़ाम पहले कराने का डिसीज़न लिया था, तो उसी को देखते हुए जो पेपर बनाया था उसी को आयोग ने दिसंबर में भी करवा लिया। संभवतः इसीलिए करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना आया था। ये ऐसा मेरा मानना है, और संभवतः ये हो भी सकता है। नहीं तो नॉर्मली जो करंट अफेयर्स होता है वो 11 से 12 महीनों का ही पूछा जाता है, और वही पूछा जाएगा। इसको लेकर आपको कोई परेशान नहीं होना है कि अब आप 15-16 महीने यानी डेढ़ साल पहले का करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, भूगोल की बात करते हैं। 24 प्रश्न आए थे। भारत और विश्व के भूगोल के प्रश्न लगभग समानता है। राज्य व्यवस्था 21 प्रश्न आए थे। इस बार इकोनॉमी से प्रश्न थोड़ा ज़्यादा आए थे, 14 प्रश्न आए थे। विज्ञान से 13 प्रश्न आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या जीव विज्ञान से थी, बायोलॉजी। पर्यावरण से 7 प्रश्न आए थे। योजनाएं और कृषि, अगर इन दोनों को देखें, और योजनाएं खासकर पुरानी योजनाएं पूछी गई थी, 9 प्रश्न आए थे। विविध से 9 प्रश्न आए थे। विविध में 1 प्रश्न जनसंख्या नगरीकरण से, 2 प्रश्न कंप्यूटर से, और अन्य से कुछ 6 प्रश्न आए थे। और यूपी स्पेशल, सबसे बड़ी बात, यूपी स्पेशल से एक भी प्रश्न नहीं आया था, जो कि मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है और संघ लोक सेवा आयोग, इसमें एक ही अंतर रहता है कि वो स्पेशल राज्य का लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, और जो अन्य राज्य के छात्र और जिस स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्टेट के जो छात्र होते हैं उनमें भी अंतर यही होता है उस स्पेशल का। जैसे बिहार में बिहार स्पेशल हमको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा यूपी वालों को, या यूपी में बिहार वालों को, एमपी वालों को यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ता, राजस्थान वालों को, उत्तराखंड वालों को। लेकिन अगर आप एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब जो यूपी वाले हैं और जो बाहर वाले हैं, अदर स्टेट वाले, वो सब बराबर हो गए हैं। तो ऐसा आयोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा अंतर तो मेंटेन करना चाहिए था। और हर जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एमपीपीएससी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, वो अपने राज्य से, स्टेट से जो क्वेश्चन आता है, स्पेशल जिसको कहा जाता है, वो ज़रूर पूछते हैं, और ऐसा पूछना भी चाहिए। ओके, फिलहाल ये 2024 में अभी जो परीक्षा हुई है उसमें कितने विषय, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे वो हुए।
इसको तो आपने देख लिया। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखना है कि किस टाइप के कितने प्रश्न आए थे। इससे आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कूट रचित प्रश्नों की। कूट रचित प्रश्न क्या होते हैं? आपने पेपर दिया होगा, उसमें देखा होगा कुछ कूट रहते हैं, जैसे केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो ये वाले प्रश्न आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले मान लीजिए, अगर आप देखते हैं, चाहे RO का पेपर देखते हो या UP PCS का पेपर देखते रहे होंगे, तो उसमें अगर आप देखें तो कूट रचित वाले प्रश्नों की संख्या बमुश्किल आपको 5 से 10 मिल जाएगी। और आज इस बार देखिए 150 में 51 प्रश्न, 51 क्वेश्चन कूट रचित थे। और कूट रचित प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये आपके कॉन्सेप्ट को परखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आपको दोनों ऑप्शन आना ही चाहिए, तभी आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये 51 प्रश्न थे जो कि पेपर को टफ बनाते थे, सॉरी टफ बना दिया जिस पेपर को। ओके, मिलान वाले प्रश्न, एक तरफ 4 ऑप्शन, दूसरी तरफ 4 ऑप्शन, दोनों को आपस में मिलाना है। 27 प्रश्न आए थे। ये थोड़ा सा इसकी अपेक्षा आसान होते हैं, क्योंकि इनमें अगर आपने 1 या 2 ऑप्शन आपको पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो मिल जाता है, मिलान हो जाता है। तो हालांकि कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन ये इसकी तुलना में आसान कहा जाएगा। वन लाइनर की बात करते हैं, जो कि पहले, आज के 2, 3, 4 साल पहले की बात करें तो 150 प्रश्नों में 100 से ज़्यादा वन लाइनर होते थे। आज उसकी संख्या आयोग ने 22 कर दी है। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन कितने आए थे? 22 प्रश्न आए थे। तो इसका मतलब जो हम लोग लूसेंट पढ़ते थे या अदर जो वन लाइनर सोर्स पढ़ते थे, वो अब किसी काम के नहीं हैं, ये मान के चलिए। ओके, तो जो 22 प्रश्न आए थे उसमें भी साइंस, विज्ञान के लगभग 12 से 13 प्रश्न थे। तो यानी आधे से ज़्यादा प्रश्न वन लाइनर में विज्ञान से ही आए थे। यानी जो भूगोल है, जो आपका इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, इनसे वन लाइनर प्रश्नों की संख्या बिल्कुल नगण्य थी। ओके, अब बात करते हैं कथन और कारण। ये भी एक टफ माना जाता है। कथन और कारण, असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये 18 प्रश्न आए थे। ये भी 2-4 प्रश्न आया करते थे, आज 18 पहुंच गए हैं। और ये भी आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। क्रोनोलॉजी, इस बार अप्रत्याशित रूप से सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी क्रोनोलॉजी में हुई है। ऑर्डर सेट करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, जिसमें आपको चारों घटनाओं का एग्जैक्टली पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे 16 प्रश्न आए थे। और ये जो 16 प्रश्न थे, इस बार ये प्रश्नों की जो प्रवृत्ति थी, जो प्रश्नों की प्रकृति थी पूछने वाली, वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन थी। वो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से परख रही थी और टाइम टेकन भी थी। इसीलिए इस बार का पेपर जो था वो बहुत टाइम टेकन था। आसानी से 2 घंटे में कोई 150 क्वेश्चन टच नहीं कर सकता था, अगर वो उसको ध्यान से पढ़ता तो। और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत ही थी, ऐसा प्रश्न आयोग ने इस बार पूछा था। ओके, सुमेलन वाले प्रश्न, ये भी चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए। इसमें सुमेलित हैं या नहीं है। अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कौन सा सुमेल है, कौन सा सुमेल नहीं है। तो अगर एक प्रकार से देखें तो ये जो प्रश्न हैं, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आए हैं, इसमें अगर आप देखें तो 150 प्रश्नों में वन लाइनर 22 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए और मान लीजिए मिलान वाले प्रश्न भी अगर कुछ ठीक ठाक हैं, सेट हो जाते हैं, तो भी लगभग 100 प्रश्न से ज़्यादा आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कॉन्सेप्ट की आपकी अच्छी खासी जांच करेंगे, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लस फैक्ट। क्योंकि इसी में कुछ ऐसे प्रश्न दिया था जिसमें एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है कि उद्घाटन इसका इस तारीख को हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। या जो कुछ प्रमुख दिवस थे वो एक ही महीने के चारों दिवस को दे दिया और आपको क्रोनोलॉजी सेट करने को कह रहा है, तो यानी आपको सारे दिवस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे
उस तरीके से आयोग ने अपने आप को जो बदला है, इस चुनौती को हमको स्वीकार करना है। RO-ARO का एग्ज़ाम मार्च के अंतिम महीने में प्रस्तावित है, ऐसी संभावना है, और वही मानकर आपको तैयारी करनी है। और अभी से बिना अब एक भी दिन रुके जो RO-ARO वाले हैं वो बिल्कुल जुट जाएं, लग जाएं, इसको फॉलो करें। मैंने आपका काम आसान कर दिया है। सारे प्रश्न किस टाइप के थे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। इसको आप नोट डाउन करिए और समझिए और अपने आप एक रणनीति बनाइए। हालांकि जो अगला वीडियो होगा वो मैं आपको एक और रणनीतिक वीडियो RO-ARO और UP-PCS के लिए बनाने वाला हूँ। उसमें कुछ और जो इस पेपर का एनालिसिस है उसको और डीपली ले जाऊँगा, यानी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एनालाइज़ करूँगा कि हिस्ट्री के प्रश्नों की संख्या क्या रही, प्रवृत्ति क्या रही, कहाँ से प्रश्न पूछे गए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, उन सब का मैं वीडियो आपको बना के बताने वाला हूँ। पहले वीडियो में आपको यही करना है कि इसका किस टाइप के प्रश्न थे, कहाँ से ज़्यादा पूछे गए थे, उसको आपको देखना था और मैंने आपको बताया है। इसको नोट डाउन करिए और अगले वीडियो का वेट करिए। नमस्कार।